गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग विगत कुछ दिनों से ऑनलाइन माध्यम से साहित्य सागर के 5वें पाठ पद्य भाग के 5वें पाठ मेघ आय का अध्ययन कर रहे थे। उस क्रम में सर्वप्रथम हम लोग कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से अवगत होते हैं। तदुपरांत हम लोग कविता का सस्वर वाचन करने के साथ ही साथ कविता में आए हुए कठिन शब्दों से भी परिचित हो चुके हैं। अब हम लोग कविता के भावार्थ को देखेंगे। देखिए, कवि ने प्रस्तुत कविता में भीषण गर्मी के बाद यानी ग्रीष्म ऋतु के बाद जब प्रकृति में वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो किस तरह जनमानस हर्षोल्लासित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी की समानता यहां कवि गांव में आए हुए शहरी पाहुन से किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस तरह गांव में कोई शहरी पाहुन आता है तो पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल होता है, पूरा गांव आनंदित हो जाता है, उस पाहुन को देखने के लिए सभी इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है प्रकृति में, ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो संपूर्ण जनमानस आनंदित हो जाता है। उसका मुख्य कारण है कि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती है। आइए कविता का अध्ययन किया जाए। मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। कवि कहता है कि जब वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बादलों का आगमन होता है तो उनके आगमन के पूर्व यानी बादलों के आगमन के पूर्व तेज हवा चलती है। भाई वर्षा ऋतु का आप स्मरण करेंगे तभी यह कविता आपके समझ में आएगी। देखिए, कवि ने जिन भावों की गहराई तक जाकर इस कविता को लिखा है, जब तक उस गहराई तक हम आप नहीं उतरेंगे तब तक कविता के भाव से हम आप परिचित नहीं होंगे। जैसे वर्षा ऋतु के आगमन पर जब बादल आते हैं तो ठीक उसके कुछ क्षण पहले तेज हवा चलती है। वह तेज हवा उन बादलों के आगमन की सूचिका है, संदेश वाहिका है, संदेश देने वाली है कि प्रकृति में बादलों का आगमन हो गया है और वर्षा होने वाली है। और जब वह तेज हवा चलती है, ठंडी शीतल हवा चलती है, तो लोग करते क्या है? अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों को खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस शीतल हवा का आनंद लेने के लिए। और कवि अंत में कहता है कि इन काले काले बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई शहरी पाहुन सज धज कर गांव में चला आ रहा। एक बार पुनः इस भावार्थ को समझेंगे। वर्षा ऋतु के आगमन पर ग्रीष्म ऋतु के बाद जब प्रकृति में वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो नभमंडल काले काले बादलों से आच्छादित हो जाता है और उन बादलों के आने के पूर्व तेज हवा चलती है, शीतल हवा चलती है। लोग अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों को खोलकर इस सुहावने मौसम का आनंद लेते हैं और इन बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो
जैसे कोई शहरी पाहुन सज धज कर गांव में चला आया। देखिए बच्चों, जब कोई पाहुन गांव में आता है, दूल्हा गांव में आता है, तो होता क्या है, उसके आगे आगे नाचने गाने वाले चलते हैं। उन नाचने गाने वालों को लोग देखकर यह अंदाजा लगा लेते हैं कि दूल्हा आने वाला है। तो ठीक उसी तरह से बादलों के आगमन के पूर्व तेज हवा चलती है और वह तेज हवा बादलों के आगमन की सूचिका है, बादलों के आगमन की संदेश देने वाली है। और जिस तरह लोग भीषण गर्मी से राहत मिलने पर दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं, उस सुहावने मौसम का आनंद लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जब दूल्हा गांव में गली से होकर गुजरता है तो घर की महिलाएं दरवाजे खिड़कियां खोलकर उस दूल्हे को, उस दामाद को निहारती हैं, देखती हैं। इसीलिए कवि महोदय अंत में लिखते हैं कि इन बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई दूल्हा, कोई दामाद सज धज कर गांव, शहर से गांव में आया हो। क्योंकि समानता के कई कारण हैं। पहला कारण, दूल्हे के आगे नाचते गाते हुए, नाचने गाने वाले चलते हैं नाचते गाते हुए, तो बादलों के आगमन के पूर्व शीतल हवा बहती है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती है, तो लोग दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, सुखद मौसम का आनंद लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब दूल्हा गांव की गलियों से गुजरता है तो लोग उसे देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां खोल लेते हैं। इसीलिए कवि अंत में कहता है, पाहुन जो आए हो गांव में सहे। कवि कहता है कि इन बादलों को देखकर, इन काले काले बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई शहरी पाहुन सज धज कर गांव में चला। ओके, फर्स्ट स्टेंजा हो गया। सेकंड स्टेंजा देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंधन के सवर के। जब दूल्हा आ जाता है, भाई आप लोग भी बारात में जाते होंगे, जब बारात पहुंच जाती है तो शहरों में तो नहीं, लेकिन गांव की यह संस्कृति रही है कि लोग उसे देखने के लिए घेर कर खड़े हो जाते हैं। दूल्हा कैसा है, कैसा नहीं है, उसे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। और जो व्यक्ति पीछे रह जाता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो वो उचक कर देखने का प्रयास करता है कि कैसा है। तो वही चीज यहां बताया गया है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब बादलों का आगमन प्रकृति में होता है तो तेज हवा चलने लगती है और तेज हवा के झोंके से पेड़ों की डालियां कभी झुकती हैं नीचे, कभी ऊपर उठ जाती है, कभी नीचे झुकती हैं, कभी ऊपर उठ जाती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे मेघ रूपी पाहुन को देखना, उचक उचक कर देखना चाहते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। हर पंक्ति का दो अर्थ होगा, मैं दोनों अर्थ आपको बता रहा हूं और दोनों अर्थों को जानते रहिए। यद्यपि आपके एग्जाम में एक अर्थ ही सफिशिएंट है, लेकिन मैं दोनों अर्थ बता रहा हूं। पहला है पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। बादल के संबंध में यही है कि जब प्रकृति में काले काले बादलों का आगमन होता है, नवमंडल में जब काले काले बादल आच्छादित हो जाते हैं, पूरे नवमंडल को ढक लेते हैं, तेज हवा चलती है, तो वृक्षों की डालियां तेज हवा के झोंके में कभी नीचे कभी ऊपर होती है। ऐसा लगता है कि मानो वे बादलों को देखना चाहती है। पाहुन के संदर्भ में जब पाहुन दरवाजे पर आ जाता है, उसे देखने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो पीछे रहते हैं वे उसे उचक उचक कर देखने का प्रयास करते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तेज हवा के झोंके में धूल उड़कर दूर चली जाती है। उसी तरह से जब पाहुन दरवाजे पर आ जाता
की आवश्यकता है। तो मानो वह अपने घाघरे को उठाकर, क्योंकि घाघरा ऐसा परिधान है बिना उसे हाथ से पकड़ के उठाए दौड़ा ही नहीं जा सकता है। अगर बिना हाथ से पकड़ कर उठाए दौड़ने का प्रयास किया जाएगा तो जो पहनने वाला व्यक्ति है वह गिर जाएगा, क्योंकि वो पूरे जमीन पर घिसटता रहता है। तो घाघरा पहन के तभी दौड़ा जा सकता है जब उसे हम हाथ से पकड़ के थोड़ा सा उठाएंगे। वही चीज यहाँ बताया गया है कि जब प्रकृति में बादलों का आगमन होता है, तेज हवा चलती है तो धूल उड़कर दूर चली जाती है। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जिस तरह दूल्हे के आ जाने पर दुल्हन की छोटी बहनें, सखियां इत्यादि अपना घाघरा उठाकर दौड़ते हुए घर में जाकर लोगों को सूचित करते हैं कि दूल्हा आ गया है। बाकी चितवन उठा नदी चितकी, घूंघट सर के मेघ आए बड़े बन के सवर के। जब संदेशा अंदर पहुंच जाता है तो घर की जो नई नवेली दुल्हने हैं वे घर से निकल आती हैं और घूंघट की ओट से दूल्हे को देखती हैं। घूंघट भी की है, थोड़ा सा बगल में घूंघट हटाकर तिरछे नेत्रों से दूल्हे को देखती हैं, लेकिन देखने में इतना भाव विभोर हो जाती है कि उनका पल्लू कब सरक कर नीचे गिर जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार वर्षा ऋतु के आगमन पर भीषण गर्मी के बाद जब प्रकृति में वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो मानो जो नदियां भीषण गर्मी में सूख गई है वे भी मेघों की तरफ निहार रही है कि कब आप बरसेंगे, कब मेरी दुर्बलता दूर होगी। आइए आगे देखा जाए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुदिलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया काल लाया पानी बरात भर के मेघ आए बड़े बड़ के समर के। देखिए बच्चों, जब दूल्हा घर आ जाता है जुहार करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, अगवानी करने के लिए, एक अगवानी शब्द है जो पूर्वांचल में प्रयोग में लाया जाता है, इस क्षेत्र विशेष में प्रयोग में लाया जाता है। तो अगवानी करने का दायित्व जो घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसका होता है। जो घर का, परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, वही उस दूल्हे की अगवानी करता है। तो यहां मेघों की अगवानी कौन कर रहा है? गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है। देखिए बच्चों, जैसे आज भी ग्रामीण संस्कृति में बुजुर्ग लोग घर में नहीं रहते हैं। घर में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि महिलाएं बुजुर्गों का सम्मान करती हैं, पर्दा करती हैं, इसलिए वे घर से दूर किसी बैठक इत्यादि में रहते हैं, जो घर से थोड़ा हट के घर के बाहर होता है। शहरी संस्कृति की बात नहीं है यहाँ, क्योंकि कवि ने कहा है पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। कवि ने यह नहीं कहा है कि पाहुन जो आए हो शहर गांव के शहर में। उन्होंने कहा है पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी गांव में पाहुन आया है। कहां से आया है? शहर से आया है। तो यहाँ हमें शहरी संस्कृति पर नहीं जाना है, हमें ग्रामीण संस्कृति पर जाना है। और ग्रामीण संस्कृति को आप समझने का प्रयास करिए। हमारे ग्रामीण संस्कृति में क्या होता है? जो घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो घर में नहीं, घर के बाहर किसी बैठक इत्यादि में रहता है। और घर में इसलिए नहीं रहता है क्योंकि महिलाएं पर्दा करती हैं और शहरी संस्कृति में पर्दा प्रथा तो है ही नहीं। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी यही लिख रहे हैं कि जब प्रकृति में बादलों का आगमन हो गया है तो उन बादलों की समानता उसने पाहुन से की और बताता है कि उन बादलों की, उन मेघों की अगवानी गांव के बाहर जो पुराना, बूढ़ा मतलब पुराना, जो पीपल का पेड़ है वह उसकी मानो अगवानी कर रहा है। भाई गांव के बाहर जो पुराना, बूढ़ा मतलब पुराना, जो पीपल का पेड़ है
मानो वह उन मेघों की अगवानी कर रहा हो। किस तरह? ठीक उसी तरह जिस तरह कोई पाहुन अपनी ससुराल आता है, फर्स्ट टाइम अपनी ससुराल आता है, पहली बार अपनी ससुराल आता है, तो घर का बड़ा बुजुर्ग उसकी अगवानी करता है, उसे उसका स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए उसे अपने घर में ले जाता है। देखिए आगे है, बरस बाद सुधिलिनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वाली। जब वह अतिथि बैठक में पहुंच जाता है तो हमारे ग्रामीण संस्कृति की मर्यादा है पर्दा प्रथा, पर्दा करना, और आए हुए अतिथि के सामने महिलाएं उससे आमने सामने बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि घर का बुजुर्ग भी वहां रहता है। वह उस अतिथि से तब अकेले में मिलती है जब घर का कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है। तो वह अतिथि जब बैठक में आ जाता है तो घर की जो महिलाएं इत्यादि हैं, अगर कुछ कहना जरूरी है तो किवाड़ के ओट से छिपकर बोलती है, छिपकर कहती है। तो वही चीज है, बरस बाद सुधिलिनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वाली। मानो लता रूपी जो घर की बहुएं इत्यादि है, वे किवाड़ की ओट से पाहुन से कह रही है, उसे उलाहना दे रही है कि आपने तो आने में 1 वर्ष का समय लगा दिया, आपने हमें 1 वर्ष बाद याद किया। ये पाहुन के संदर्भ में है। बादलों के संदर्भ में क्या है? जब बादलों का आगमन होता है, तेज हवा चलती है, तो वृक्षों पर लपेट कर जो लताएं चढ़ी हुई हैं, वे हवा के झोंके में झूम रही हैं, वे भी आनंदित हो गई है। और मानो वे लताएं बादलों से कह रही है कि आपने आने में 1 वर्ष का समय लगा दिया, हम तो भीषण गर्मी में सूखते ही जा रहे थे, आपके वियोग में, आपकी याद में भीषण गर्मी में सूखते जा रहे थे। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बंठन के समय। कवि कहता है कि बादलों की अगवानी गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है वह कर रहा है, और लताएं भी हवा के झोंके से झूम रही हैं, और वे व्याकुल होकर मेघों से मानो उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं कि आपने आने में 1 वर्ष का समय लगा दिया। ताल भी प्रसन्न हो गया है, ताल तलये भी प्रसन्न है, मानो वे मेघों का चरण धोना चाहते हैं, पैर धोना चाहते हैं। दामाद के संदर्भ में क्या है? पाहुन के संदर्भ में क्या है कि पाहुन जब आ जाता है तो घर का बड़ा बुजुर्ग उसकी अगवानी करते हुए, उसका जुहार करते हुए उसे बैठक इत्यादि में ले जाता है, और घर की महिलाएं इत्यादि दरवाजे की ओट से कहती हैं कि आप तो आने में 1 वर्ष का समय लगा दिए, 1 वर्ष के बाद आपने हमें याद किया। और घर पर जो सेवक इत्यादि हैं वे परात में पानी लेकर आते हैं और उस पाहुन का पैर धोते हैं। पैर धोना यह हमारी परंपरा है, यह भारतीय परंपरा है, भारतीय रिवाज है। देखिए कवि ने इस कविता में भारतीय ग्रामीण संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों का वर्णन किया है, जैसे जुहार करना और पैर धोना, पर्दा करना, आए हुए अतिथि के सामने घर की महिलाओं का बड़ों बुजुर्गों के सम्मान में बात न करना इत्यादि। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधिलिनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि कहता है कि गांव के, देखिए बादल के संदर्भ में होगा, गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है वह भी हवा के झोंके में झूम रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह मेघों की अगवानी कर रहा है। साथ ही साथ वृक्षों पर जो लपेट कर लताएं चढ़ी हुई है वे भी हवा के झोंके में झूम रही हैं। कभी वे वृक्षों की ओट में चली जाती है, कभी वृक्षों के ओट से बाहर निकल आती है, और मानो वे मेघों से
शिकायत कर रही हो कि आपने हमें 1 वर्ष के बाद याद किया है। ताल तलये पानी से भरे हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे मेघ रूपी पाहुन के पैर धोना चाहते हैं। इस तरह नभमंडल में आच्छादित काले काले बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे शहरी पाहुन की तरह सच सच कर चले आ रहे हैं। ये बादल के संदर्भ में है। पाहुन के संदर्भ में, पाहुन जब आ जाता है तो घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति उसका अभिवादन करता है, अगवानी करता है, उसे बैठक में ले जाता है। घर की महिलाएं किवाड़ की ओर से पाहुन से ऐतराज दर्ज करती हैं, विरोध करती हैं, कहती हैं कि आपने आने में 1 वर्ष का समय लगा दिया, हम लोग आपके लिए तो व्याकुल थे, परेशान थे। और घर का जो सेवक है वह परात में पानी लेकर पाहुन के पैर धोने के लिए आता है। आइए लास्ट स्टेंजा देखा जाए। लास्ट स्टेंजा ध्यान से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि जो क्षितिज रूपी अटारी है वह गहरा गई, अर्थात दूर दूर तक काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। दामिनी दम की बिजली चमक रही है। कवि कहता है कि जो क्षितिज रूपी अटारी है गहरा गई है, अर्थात चारों तरफ नभमंडल में देखने पर चारों तरफ काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं और बिजली चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। लोग क्षमा मांग रहे हैं, किससे? बादलों से, कि हे मेघ आप हमें क्षमा करिए, आपके प्रति हमारे मन में जो भ्रम था कि इस बार वर्षा ऋतु में मेघ आएंगे कि नहीं आएंगे, वर्षा होगी कि नहीं होगी, आपके आ जाने से हमारा वह भ्रम दूर हो गया। इसलिए आप हमें क्षमा करिए। क्यों? क्योंकि आपके बारे में हमने संदेह किया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु भर गए। जो बादलों में जल को धारण करने का बंधन था वह खुल गया और झरझर की तीव्र ध्वनि के साथ वर्षा होने लगी। मेघ आए बड़े बन के शवर के। अब पाहुन के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा? पाहुन घर में आ गया है, वह छत पर पहुंच गया है, घर की सभी औरतें उसे घेर कर खड़ी हैं, देख रही हैं, निहार रही हैं, बातचीत कर रही हैं और उसकी प्रिया से मिलन हो गया है और दोनों का चेहरा खुशी से खिल उठा है, चमक गया है। और लोग, वहां उपस्थित महिलाएं क्षमा मांगती हैं कि हे पाहुन हमें क्षमा करिएगा, हे पहुना हमें क्षमा करिएगा, आपके विषय में जो हमारे अंदर भ्रम था, आप अपनी प्रिया से मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे, यह जो भ्रम था आपके आ जाने से हमारा यह भ्रम दूर हो गया। पाहुन का उसकी प्रिया से मिलन हो जाता है और दोनों के आंखों से आनंदातिरेक के कारण, आनंद की अधिकता के कारण झरझर झरझर मिलन के आंसू बहने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बड़ी ही रोचक कविता है और विभिन्न बोर्डों में यह कविता है। सीबीएसई या सीएसई में तो मैं पढ़ाया ही जान रहा हूं, और भी कई बोर्डों में यह कविता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और कविता के भावार्थ को अपनी कॉपी में करिएगा। ओके, थैंक यू। कविता से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू।